दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। क्राइम की दुनिया में रोज़ नई नई से नई घटनाएं सामने आती हैं। और जो भी घटना होती है, जैसे अभी मेरठ की हुई थी कि उसने अपने पति को मारकर सीमेंट के घोल में डालकर उसको नीले ड्रम में डाल दिया था। अब आदमी सोचेगा इससे ज़्यादा और दर्दनाक क्या हो सकता है कि जो खुद की पत्नी है इस तरीके से कर रही है। और ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगली स्टोरी ऐसी आती है, ऐसी ऐसी घटना होती है कि लगता है कि वो मेरठ वाला केस तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। तो आज की घटना ऐसी है, एक आदमी को एक मर्डर करना है, कत्ल करना है। और उसकी सोच ये है कि मैं पुलिस के हाथ ना आ पाऊँ। और पुलिस जाहिर सी बात है इस चीज़ की तफ्तीश करेगी। और तफ्तीश करते करते पुलिस को ऐसे रास्ते पर ले जाकर भटकाना है कि पुलिस खुद ही केस को बंद कर दे। और वो रास्ता उसकी नज़रों में ये आता है, जब वो बहुत सारा रिसर्च वगैरह करता है तो उसको ये लगता है कि सबसे अच्छा इसके अंदर ये है कि अगर जिसने भी हत्या करी है, अगर पुलिस को ये पता ये चले कि वो आदमी उसको कभी मिले ही ना, वो ऐसा गायब हो जाए, गुमशुदा हो जाए कि पुलिस उसको अगर सारी ज़िंदगी भी ढूंढती रहे, वो उसको मिले ही ना, तो इससे बेहतरीन परफेक्ट जो मर्डर की प्लानिंग है वो हो ही नहीं सकती। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी को मारने के लिए एक ऐसे बेकसूर आदमी को मारता है जिससे उसका कोई ऐसा मतलब ही नहीं होता। और उसका मोटिव सिर्फ इतना था कि पुलिस को मैं उसके पीछे लगा दूंगा। और अम, पुलिस जब वो आदमी उसको कभी मिलेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है केस उसका क्लोज हो जाएगा और पुलिस कभी मुझे नहीं पकड़ सकेगी। तो आज की घटना है उत्तराखंड के जो राजधानी है देहरादून से। वहाँ पर 29 अगस्त 2019 को पुलिस को फ़ोन आता है कि एक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई है और वहाँ पर एक पति पत्नी घायल हैं, आप फ़ौरन एम्बुलेंस को लेकर आ जाइए। पुलिस थाने से ही एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और अपनी गाड़ी से उस मौका वारदात पर पहुंचती है। वहां पर जाकर वो देखती है कि एक महिला है जो देखने से लग रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है और आदमी बुरी तरह दर्द से तड़फ रहा है। अब पुलिस आनंद फानन में दोनों को अस्पताल ले जाती है और वहां पर उन दोनों का इलाज शुरू होता है, जिसमें जाते ही ये पता लग जाता है कि जो महिला है जिसका नाम कामना है उसकी मौत हो चुकी है और जो उसका पति है जिसका नाम अशोक है वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और बहुत दर्द और बहुत तकलीफ़ में है। अब खैर पुलिस वापस क्राइम सीन पर आती है और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो बुलेट हैं, जो खाली खोखे बोलते हैं उनको, गोलियाँ वहाँ से देखती है और जो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करती है। और पुलिस का सोच ये थी कि अशोक किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि उसने हत्यारों को जाहिर सी बात है देखा होगा, गोली सामने की तरफ से लगी हुई थी और उससे हम पुलिस को जो मुजरिम है उनको जल्दी से हम पकड़ लेंगे। खैर अशोक को होश आता है और अशोक से बयान लिए जाते हैं कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो बताता है कि हम दोनों पति पत्नी सो रहे थे, अचानक 3 आदमी आए और उन्होंने आकर, क्योंकि कामना जो है ये गेट खोलने के लिए गई थी और उन्होंने सीधी उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। और गोलियों की आवाज़ क्योंकि मैंने सुनी तो मैं भी बेडरूम से बाहर आया, तो उसने मुझे भी गोली मार दी। तो पुलिस कहती है कि आप उन लोगों का स्केच बनवा सकते हो या कुछ उनकी कोई ऐसी पहचान। तो वो बताता है कि स्केच बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरी बुआ का बेटा रिंकू है और उसका नाम अजय है। अब ये देखकर पुलिस का काम एक तरीके से हो चुका था, क्योंकि जो जिसके ऊपर गोली चली है वो खुद ही बता रहा है किसने मारा है। अब वो पुलिस रिंकू का उससे एड्रेस लेती है, उसका मोबाइल नंबर लेती है, तो पता लगता है वो उसकी बुआ का लड़का है और वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहता है। फ़ौरन पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होती है और वहाँ पर जाकर उसके माँ बाप से पता करती है, तो वो कहते हैं कि हमने उसको घर से बेदखल कर रखा है, हमने उसको घर से निकाल दिया, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब पुलिस को लगता है कि कोई भी माँ बाप हो या परिवार वाले हों वो झूठ बोलते हैं अपने औलाद को बचाने के लिए, तो शायद ये भी झूठ बोल रहे हों। तो पुलिस वहाँ के मुखबिरों को जो एक तरीके से एक्टिवेट करती है और आस पड़ोस में छानबीन करती है। कुल मिलाकर वहाँ से कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं आता और पुलिस वापस देहरादून आती है। अब यहाँ पर क्योंकि अशोक की जो हालत थी उसमें सुधार हो रहा था, अब पुलिस उससे डिटेल लेती है कि तुम रिंकू को कैसे जानते हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रिंकू ने ही कामना का मर्डर किया है। तो वो बताता है कि 2014 में
रिंकू ने एक उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और उससे एक मर्डर हो गया था। अब चूँकि लड़ाई झगड़े में मर्डर हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है वो जेल गया और जेल में 1 साल में उसको वहाँ से ज़मानत मिल गई, सिर्फ़ इस आधार पर क्योंकि उसने कोई प्लानिंग मर्डर नहीं करा था। और लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें सामने वाले को ऐसी चोट लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको जेल हो गई थी और उसके बाद वो फिर जेल के बाहर आया। जब उसके बाद वो अपने गाँव रायपुर पहुँचता है छत्तीसगढ़ में, तो उसके माँ-बाप उससे बहुत नाराज़ होते हैं। कहते हैं कि तू एक कातिल है और हम तुझे अपने घर में नहीं रखेंगे। एक तरीके से उन्होंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया रिंकू को। अब क्योंकि इधर-उधर भटकता रहा, फिर वो नशे का आदी हो गया, शराब पीने लगा और कई सारे नशे करने लगा। अब अशोक का वो बुआ का लड़का था, एक दिन वो अशोक के पास आता है और अशोक को सारी परेशानी बताता है कि मेरे घरवालों ने मुझे बाहर निकाल दिया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो। अब वो दोनों अशोक के साथ और कामना और ये रिंकू तीनों एक साथ रहने लगते हैं। अब यहाँ पर जो अशोक की पत्नी थी कामना, इसको कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि एक कातिल हमारे साथ रह रहा है और ऊपर से वो नशा भी कर रहा है। और वो अपने पति अशोक से कहती है कि ये गलत है, तुमने इसको यहाँ पर गलत रख रखा है। कुछ दिन उनमें आपस में बात होती है, लेकिन फिर वो खुलकर एक तरीके से जो कामना है खुलकर सामने आती है और वो साफ-साफ रिंकू से कहती है क्योंकि तुम नशा करते हो और पहले से ही तुमने एक मर्डर कर रखा है और तुम ज़मानत पर बाहर हो, तुम हमारे घर नहीं रह सकते और तुम यहाँ से चले जाओ। एक तरीके से वो उसको वहाँ से धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो यही अशोक बता रहा है पुलिस को कि इस चीज़ से रिंकू बहुत चिढ़ गया, उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, माँ-बाप ने पहले ही निकाल सकता था, दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। जो कत्ल हुआ है वो भी मुझसे गुस्से में हुआ था और मेरे माँ-बाप ने भी निकाल दिया है। तो कुल मिलाकर रिंकू वहाँ से चला जाता है। तो अशोक का बयान ये था कि इसी नाराज़गी में वो आता है और अपनी भाभी पर गोली चलाता है। उसके साथ 2 लड़के और थे और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो वो मुझे भी गोली मार देता है। अब क्योंकि पुलिस के पास रिंकू का नाम था, पुलिस उससे रिंकू का मोबाइल नंबर लेती है और उसका सीडीआर निकलवाती है। तो पता चलता है कि पिछले 10 महीने से जो रिंकू का मोबाइल है वो बंद है और छत्तीसगढ़ में जाती है तो वहाँ उसके माँ-बाप के पास वो मिलता नहीं है। अब पुलिस एक तरीके से फिर डेड एंड पे है कि क्या जो जिसका नाम ये ले रहा है अशोक रिंकू, वो मिल ही नहीं रहा कहीं उसको, क्योंकि 10 महीने पहले उसका स्विच मोबाइल बंद है, तो कैसे पता लगे वो कहाँ है। तो पुलिस बहुत दिमाग लगाती है लेकिन उसके हाथ कुछ आता नहीं है। उसके बाद पुलिस को लगता है कि क्यों ना इसकी जो जांच है दूसरे तरीके से करी जाए। अब वो अपने मुखबिर उसके आस पड़ोस में भेजती है पुलिस और जो उसके मुखबिर है आस पड़ोस में पता करते हैं इन दोनों का रिश्ता कैसा था। तो वो बताते हैं कि 2014 से यहाँ पर रह रहे हैं, पहले लिविंग में रहते थे, उसके बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया और उसके बाद फिर 2018 के बाद 2018 से पहले इनके अंदर बहुत प्यार था, दोनों साथ में जाते थे। पहले वो उसको ड्रॉप करता था जो भी जहाँ पे भी उसको मेकअप वगैरह करना होता था और फिर दोनों साथ आते थे और देखने से लगता था दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन 2018 के बाद दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा रहने लगा, आवाज़ भी आती थी और दोनों अलग अलग टाइम पर अपने ऑफिस जा रहे थे जहाँ पे भी वो काम करने जाते थे। अब पुलिस को कहीं ना कहीं दिमाग में आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अशोक हमें बेवकूफ़ बना रहा हो। तो पुलिस अशोक का सीडीआर निकलवाती है, उसमें देखती है कि कहीं इसने कोई सुपारी वगैरह ना दी हो या ऐसा कुछ है। तो सारी उसका जो मोबाइल डिटेल निकलवाती है वो चेक करते हैं उसको, उसमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद फिर वो जो रिंकू था उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, भले 10 महीने से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है लेकिन सीडीआर में वो उसको भी चेक करते हैं। तो वाकई में जो अशोक की और रिंकू की पिछले 10 महीने से कोई बात नहीं हुई थी। अशोक पुलिस को यही बताता है कि 10 महीने पहले मैंने उसको राजस्थान में एक जगह है सीकर, मैंने उसको वहाँ पर भेजा था और मैंने उसको बताया था कि वहाँ पर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और शायद मेरे हिसाब से वहाँ पर वो सेटल हो गया था और वो मेरी उससे कोई ऐसी बात हुई नहीं और मैं भी भूल गया। लेकिन अचानक वो अब आया है और उसने आकर गोली चला दी है। अब पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ होता नहीं, पुलिस परेशान, पूरी तरह डेड एंड में चल रहा है मामला। अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कहते हैं कि तुम इसकी और अच्छे तरीके से जांच करो, कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रिंकू मिल नहीं रहा है, 10 महीने से उसका स्विच ऑफ है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं रिंकू पर डाउट होता है कि आदमी कहीं भी है, कम से कम फ़ोन तो हो सकता है दूसरा फ़ोन लेगा या किसी ना किसी जानकार से मिलेगा
भाई चलो उसके माँ बाप ने घर से निकाल रखा है, कोई अब इतना बड़ा अपराधी वो है नहीं, क्योंकि मर्डर का केस है तो उसका वो केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहाँ से भी वो भगोड़ा नहीं है, वहाँ से उसको तारीखें मिल रही हैं, तो बंदा गायब क्यों होगा? तो जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पर फिर अशोक पर डाउट करते हैं और उसकी सीडीआर वो खुद चेक करने की का फैसला करते हैं कि दोबारा से उसके जो कामना है इसका भी निकालिए, जो मोबाइल का कॉल डाटा है, और इसका अशोक का भी निकालो, और रिंकू का, तीनों का डाटा लेकर जो आला अधिकारी बैठते हैं और वो जांच करते हैं। तो ऐसा कुछ उसके अंदर मिल ही नहीं पा रहा था जिससे पुलिस को कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिले। वहीं पर एक पुलिस वाले की नज़र पहुंचती है, वो जो उसके सीनियर हैं उनसे बताता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें एक थोड़ी सी मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये डाउटफुल है, लेकिन शायद कुछ काम आ जाए। इसके अंदर 2 नंबर ऐसे हैं जिनसे इसकी अशोक की बहुत बात होती है, लगता है मतलब इसके बेस्ट फ्रेंड है जो भी है। लेकिन जिस दिन ये वारदात हुई है, जब उस पर गोलियां चली हैं, उस दिन के बाद अशोक पर इसका कोई फ़ोन नहीं आया इन दोनों नंबर का, ना ही अशोक ने इन दोनों को फ़ोन करा। और इसके अलावा जो पूरी जो कॉल डिटेल है, जो डाटा है, पूरा क्लीन है, क्लियर है। बस एक ये छोटी सी चीज़, अब पुलिस अशोक को बुलाती है और उससे पूछते भी ये 2 नंबर किसके हैं, तो बताता कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं, और एक का नाम इसमें दीपक है और एक का नाम गौरव है, और मैं इनको जानता हूँ, मेरी इनसे बात होती। तो पुलिस ये पूछती है कि चलो तुम्हारी इनसे बात हो रही है, तुम्हारे अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है, लेकिन पिछले 10 दिन से इन्होंने तुम्हें कोई फ़ोन ही नहीं करा, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी वारदात हुई है, तुम्हारी पत्नी का कत्ल हो गया है, तुम्हें भी गोली लगी है, जाहिर सी बात है जब तुम्हारी उनसे रोज़ बात हो रही है और इतने पुराने तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम्हारी जो पत्नी है उसके क्रियाक्रम में भी नहीं आए हैं और तुम्हें अस्पताल में देखने भी नहीं आए, और चलो दोनों जगह नहीं है तो कम से कम अब घर पर आते तो अब भी देख सकते थे कि क्या हुआ कैसे। तो वहाँ पर वो बताता कि हो सकता है उन्हें कुछ काम पड़ गया हो, और अब मेरा तो आपको पता ही है, मैं खुद अस्पताल के अंदर हूँ, तो मैं कहाँ से फ़ोन करूँ। अब पुलिस उससे उन दोनों का एड्रेस लेती है और अब सीधा उनके पास पहुँचती है। वहाँ पर जाकर देखते हैं वो दोनों वहाँ से गायब हैं, घर पर नहीं मिलते। पुलिस उनके घर वालों को ये ताकीद करती है कि जैसे ही आए उनको बोलना थाने पहुँचे, और नहीं तो वे दोनों दिक्कत में आ जाएंगे। अब वो मैसेज क्योंकि उनके पास पहुँच चुका था, उसके बाद ये दोनों जने करीब 12 दिन बाद 9 सितंबर 2019 को, क्योंकि जो घटना हुई थी 29 अगस्त 2019 को हुई थी, करीब 12 दिन बाद ये दोनों गौरव दीपक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो जाकर कहते हैं कि आप लोग हमें क्यों ढूंढ रहे हो, हमने क्या गलती करी है, और हमसे आपको क्या पूछताछ करनी है बताइए। अब पुलिस वालों ने क्योंकि पहले से ही पूरा होमवर्क उन दोनों के लिए कर रखा था, और पुलिस को बस एक झूठ चाहिए कि कोई भी एक झूठ बोले और पुलिस का जो केस है पूरी तरह से एकदम खुल जाएगा। तो पुलिस जिसके साथ भी बात करती है उसको बस ये लगता है कि किसी तरीके से कोई झूठ बोले या किसी का मोबाइल स्विच ऑफ हो। तो अब दीपक और गौरव को पुलिस बिठाती है और उनसे पूछती है कि अशोक से तुम्हारा क्या रिश्ता है। दोनों बताते हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, कि तुम उनसे बात भी करते हो, कि हाँ हम बात करते हैं। पुलिस कहती है हाँ ठीक है, हमने तुम्हारी सीडीआर देखी है, तुमने उसमें काफ़ी बात करी, लेकिन हमारा एक सवाल तुमसे ये है कि करीब 12 दिन हो गए, तुमने जिस दिन तुम्हारे दोस्त की पत्नी की हत्या हो गई है, वो खुद अस्पताल में है, और उसके बाद तुमने उसको फ़ोन नहीं करा, ना ही तुम उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। और वो दोनों एकदम मतलब शॉक हो जाते हैं, सक पका जाते हैं एकदम से कि ये क्या पुलिस ने पूछ लिया, और इस चीज़ का जवाब वो उनके दिमाग में तैयार नहीं था। और जाहिर सी बात है, नॉर्मली दिमाग में जो चीज़ आएगी आदमी वही बोल देता है। वो कहते हैं कि हम तो उस दिन शहर से बाहर थे, देहरादून से हम बाहर गए थे, इसीलिए हम नहीं आ पाए। अब पुलिस वाले फ़ौरन दूसरा सवाल उन पर दागता है कि चलो तुम उस दिन बाहर थे, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद तुम आए होंगे, 8 दिन बाद आए होंगे, आज तो 12 दिन हो गए, तो जाहिर सी बात है आते ही आदमी सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाएगा और उससे हमदर्दी दिखाएगा, उसका दुख बांटेगा। तो वो सही से जवाब दे नहीं पाते। अब यहाँ पे पुलिस को उन दोनों पे डाउट हो जाता है। अब पुलिस ने पहले से ही उन दोनों की जो सीडीआर निकाली हुई थी, अब पुलिस उनके सामने पेपर रखती है और उनको दिखाती है, तुम दोनों ये बता रहे हो कि तुम दोनों देहरादून के बाहर थे, लेकिन मोबाइल के हिसाब से तुम दोनों देहरादून में ही हो, और तुम हमसे ये झूठ बोल रहे हो। और तुमने झूठ बोला क्यों? तुम्हें क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? क्योंकि पत्नी उसकी मरी है, अस्पताल में वो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों को पुलिस उनसे थोड़ा सा झूठ ये भी बोलती है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है,
और उसके अंदर तुम साफ बिल्कुल दिखाई दे रहे हो, उसके घर में जाते हो। और वो झूठ सिर्फ पुलिस का उसमें इतना होता है कि वो साफ नहीं दिख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के कैमरे में वो आ रहे थे, उसमें दिख रहे थे, उसमें वो हाजिर थे, लेकिन उनका चेहरा ये नहीं दिख रहा था कि ये दोनों दीपक और गौरव हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस उन दोनों को बताती है कि हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों हो। अब यहाँ पर वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि मोबाइल का जो CDR है वो दिखा रहा है, फिर पुलिस के पास अब कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है, तो जाहिर सी बात है अब बचने का कोई सवाल है नहीं। और उसके बाद फिर पुलिस का जो अपना तरीका होता है आरती उतारने का, पुलिस अपना वो शुरू कर देती है। अब थोड़ी देर में ही दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ वो हम ही हैं। और क्योंकि अशोक को ये डाउट था कि कामना का कहीं पर अफेयर है 2018 के बाद, और वो ये प्लानिंग कर रहा था, और हमने उसको मारा है। अब जाहिर सी बात है पुलिस ने फ़ौरन अशोक को उठाया। अशोक को उठाने के बाद में उससे पूछताछ करी, तो अशोक भी वही बात बताता है जो दीपक और गौरव ने बताई थी। अब पुलिस कहती है कि ठीक है चलो, तुमने ये कबूल कर लिया सारी चीज़ें, लेकिन अब हमें तुम ये बताओ कि मारने की क्या ज़रूरत थी, मतलब क्या पत्नी से तुम्हारी क्या दुश्मनी। तो वो बताता है कि हमारी शादी 2014 में हुई, पहले हम लिविंग में रहे, हमने कोर्ट मैरिज करा, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2018 में मुझे किसी ने ये बताया कि तुम्हारी पत्नी का कोई अफेयर चल रहा है। और फिर मैंने वो कंफर्म करा, मैंने उसका पीछा करा, और मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाँ इसका अफेयर है, और ये उससे बात भी करती है। और उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि मुझे इसको ख़त्म करना है, लेकिन ख़त्म कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, तो ये सारी चीज़ मैं सोच रहा था। तो अब ये पुलिस उससे कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुमने फिर रिंकू का नाम क्यों लिया, रिंकू का क्या इसमें मामला था, क्योंकि 10 महीने से उसका स्विच ऑफ आ रहा है फ़ोन। अब वो फिर से एक तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि पहले ही एक मर्डर तो वो कबूल कर ही चुके हैं कामना का, अब दूसरा रिंकू का एक दूसरा मर्डर, उसके भी सवाल, जो पुलिस के सवाल थे उनका जवाब उसको देना था। अब पुलिस का सवाल यही था कि जब दोनों ने इन्होंने मारा है, तूने रिंकू का नाम क्यों लिया, रिंकू इसके अंदर कैसे, इस रिंकू का क्या रोल है इसके अंदर। अब वो बताता है कि देखो मैंने बहुत प्लानिंग करी, और मैंने बहुत सारी क्राइम स्टोरी, बहुत सारे ऐसे क्राइम पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें देखी, और मैंने करीब 1 साल तक इन चीज़ों का इंतज़ार करा। और कई बार मैंने सोचा कि इसको मसूरी की पहाड़ियों से धक्का दे दूं, फिर मैंने सोचा इसको ज़िंदा जला दूं, फिर मैंने सोचा, मतलब बहुत सारे आइडिया ऐसे थे कि कहीं पर मार के दबा दूं, लेकिन फिर मैं उनको क्रॉस करता रहा कि ये ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे पुलिस पकड़ लेगी, ये ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे पुलिस पकड़ लेगी। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये जो बॉडी ठिकाने लगाने का जो एक रिस्क है, ये बहुत कैड़ा है। कहाँ पे आदमी कहीं पे फेंक के आएगा झाड़ी में, तो वहाँ से बदबू आएगी तो पुलिस पकड़ लेगी, बहुत सारी चीज़ है। तो क्यों ना ये बॉडी जो ठिकाने लगानी है, इसकी टेंशन ही, इसका सरदर्दी मुझे ना हो। और उसके लिए फिर मैंने ये प्लानिंग करनी शुरू करी कि सबसे पहले तो मुझे बॉडी ठिकाने नहीं लगानी, जो भी मुझे कहानी बनानी है, जो भी मुझे तैयारी करनी है, ऐसी करनी है कि बॉडी सबको दिखे और सब सामने हो, घर पे ही दिखे। दूसरा, अब उसकी तैयारी ये थी कि कल जब लाश घर पे मिलेगी, तो जाहिर सी बात है पुलिस उसकी तफ्तीश करेगी। अब मुझे उसकी तफ्तीश में पुलिस को कहीं पे ऐसा उलझाना है कि पुलिस खुद ही केस बंद कर दे। अब ये जो चीज़ थी कि खुद पुलिस केस को बंद कैसे कर सकती है जब तक उसको हत्यारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर कोई ऐसा बंदा मुझे मिलता है, कोई ऐसा आसान टारगेट मिलता है कि जिसके परिवार वाले FIR ना कर सकें, क्योंकि उसको पुलिस तब ढूंढेगी जब उसकी FIR होगी। तो उसके दिमाग में फिर रिंकू आता है, क्योंकि रिंकू ने पहले ही मर्डर कर रखा था, उसके परिवार वालों ने उसको घर से निकाल रखा था, और ऊपर से वो नशा भी करता था, और उसके बीवी ने उसको घर से भगा भी दिया था। तो कुल मिला के उसको ये लगता है कि अगर मैं रिंकू को मार दूंगा तो रिंकू को पुलिस नहीं ढूंढेगी, और वो भी देहरादून से दूर जाकर राजस्थान के सीकर में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, अगर वहाँ की पुलिस ढूंढेगी तो वहीं तक सीमित रहेगी। तो उसके दिमाग में ये आती है कि मैं अपनी पत्नी को मारूंगा, और मारने के बाद रिंकू का नाम लूंगा, लेकिन रिंकू को अपनी पत्नी से पहले मारूंगा, और रिंकू पुलिस को मैं कभी मिलेगा नहीं, और केस क्लोज हो जाएगा, और मेरी ज़िंदगी अपना आराम से कटेगी। ये उसकी एक परफेक्ट जो उसका मर्डर की जो प्लानिंग थी। अब उसके बाद वो करीब 10 महीने पहले अपनी पत्नी की हत्या से 10 महीने पहले रिंकू को बुलाता है, और उसको दारू वगैरह पिलाता है, और उससे पूछता है क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में। तो बताता है कि मैं घर जाता नहीं हूँ, मेरे माँ बापों ने मुझे वहाँ से निकाल रखा है, यहाँ पे तेरी पत्नी ने निकाल दिया है,
तो मैं इधर-उधर अपने यारों दोस्तों में रहता हूँ। अब वो जानना ये चाह रहा था कि कहीं उसने कोई शादी तो नहीं कर ली है, कल को अगर ये मर जाएगा तो इसको कोई ढूँढने के लिए तो नहीं आएगा। वो उसको ये कन्फर्म हो जाता है कि इसको कोई भी नहीं ढूँढेगा। उसके बाद वो अपने ये जो उसके 2 दोस्त थे दीपक, गौरव को बुलाता है और फिर शराब का दौर और जो चिकन मटन का दौर शुरू होता है उनका। और उसके बाद कहते हैं कि चलो भाई, जो तेरी नौकरी है राजस्थान के सीकर में लगेगी और हम तुझे वहाँ पे छोड़ के आते हैं। अब ये चारों जने गाड़ी के अंदर बैठते हैं और वहाँ से राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि काफ़ी दूर है, वहाँ पहुँचते हैं और रास्ते में भी उसको शराब पिलाते हैं। उनका मोटिव यही था कि ये बिल्कुल बेहोश हो जाए और उसके बाद वो राजस्थान के सीकर में कोई सुनसान जगह देखते हैं और वहाँ पर जाकर उसका गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद उसके सारे कपड़े उतारते हैं और जो भी उस पर अंगूठी, चैन या कोई भी उसकी ऐसी पहचान नहीं छोड़ते जिससे पुलिस को ये पता चले ये है कौन। अब उसकी बॉडी को वहीं पर वो फेंकते हैं और वापस देहरादून बड़े आराम से आ जाते हैं। और आने के बाद मतलब उसका एक सब्र देखो आप, 10 महीने तक वो इंतज़ार करता है कि कोई रिंकू को ढूंढता है या नहीं ढूंढता, और 10 महीने तक वो प्लानिंग करता रहता है कि किस तरीके से हमें अब कामना की हत्या करनी है। और नाम रिंकू का जो उसका प्लानिंग उसकी पहले सेट थी। और 10 महीने बाद वो गौरव और दीपक को बुलवाता है और उनसे गोली चलवाता है। और जाहिर सी बात है, अपने ऐसी जगह गोली लगाता है आदमी कि टांग में गोली लगनी चाहिए जिससे उसकी जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन गोली बजाय टांग में उसके गलती से पेट के बाहरी हिस्से में लगती है। तो ये उसकी पूरी एक परफेक्ट प्लानिंग होती है। तो क्योंकि रिंकू का कोई कसूर नहीं था, उसका कोई मतलब, एक बेकसूर आदमी को उसने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसको पुलिस को एकदम भटकाना था और पुलिस को एकदम डेड एंड पे ले जाना था उसको। और वो ये गलतियाँ ऐसी करता रहता है क्योंकि रिंकू का नाम लेना से पहले ही पुलिस ने उसको जो कॉल डिटेल थी और जो उसके 2 दोस्त थे दीपक और गौरव, उसको जो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, सुबह शाम रात दिन फ़ोन कर रहे हैं और हत्या के बाद उसको फ़ोन ही नहीं कर रहे, एकदम बंद, फ़ोन करना बंद। उसका जो पूछा गया उनसे कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, कहीं ऐसा ना हो कि जब अंतिम संस्कार होगा वहाँ पर भी पुलिस होगी और पुलिस के मुखबिर होंगे, अस्पताल में भी पुलिस होगी, पुलिस के मुखबिर होंगे, हम सामने जाएंगे तो कहीं हमारी किसी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी किसी गलत हरकत की वजह से किसी पुलिस ऑफिसर को हम पर शक हो सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पर गए ही नहीं। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम फ़ोन तो कर ही सकते थे अशोक को। तो वो कहते हैं कि हमने एक तरीके से कभी मर्डर करा नहीं था और जब हमने कर दिया तो फिर हमारे जो हालात हैं, हमारी सोच एकदम बदल गई और उसके बाद फिर हम एक तरीके से खुद ही घबराए हुए रहने लगे और हमने फिर ये दूर ही रहना सही समझा कि अब अशोक संभाल लेगा, जो हमारा काम था हमने कर दिया, अब अशोक संभालेगा आगे का। और जब रिंग को पुलिस को मिलेगा नहीं और केस जो है क्लोज हो जाएगा। तो ये थी एक सच्ची घटना, एक खतरनाक दिमाग की, कि आदमी कैसे कैसे तुक्के और किस तरीके से सोचता है और उसको लगता है कि जैसे वो सोच रहा है पुलिस उसके सोच के आधार पर ही चलेगी। तो इस कहानी में आपकी क्या राय है? अशोक की ये प्लानिंग कैसी थी और रिंकू को इसका शक हुआ नहीं हुआ या उसकी पत्नी है? तो जो भी आपके इसके अंदर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।